चौधरी जी, स्वागत है आपका मुंबई तक बैठक में। जैसा मैंने अभी मराठी में इंट्रोडक्शन में कहा कि अयोध्या हमेशा ही बहुत तनाव वहां पे होता था, लेकिन अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या अभी अयोध्या बदल रहा है? क्या आप बदलाव अयोध्या में अभी देख रहे हो? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय जय श्री राम। ये महाराष्ट्र बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती। तो मैं अयोध्यावासी होने के नाते महाराष्ट्र की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं और अब आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। जी। श्री अयोध्या धाम में हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परमादि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, पिछली सरकारें जो थी हमेशा वो श्री अयोध्या धाम को इग्नोर करने का काम करती थी। उनके पार्टी के रहने वाले नेता जो सनातन धर्म को मानते थे, वो भी डरबस कभी भगवान श्री राम का नाम लेने से भय लगता था उनको। राम राम बोल देने से उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा न हो उनका प्रमोशन के जगह डिमोशन हो जाए। ये स्थिति था पहले और अब में। भगवान राम लला जी का दर्शन करने के लिए लोग जब पहले आते थे तो इतनी बैरिकेटिंग होती थी, इतनी असुविधा लोगों को होती थी भगवान राम लला के भक्तों को। किंतु आज की स्थिति में आप श्री अयोध्या धाम आइए, दर्शन करिए भगवान जी का। और यह भी कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम लला जी का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है वो लगभग 80% बनकर कंप्लीट हो गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या क्षेत्र का विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिर्फ मंदिर बन रहा है। हमने मंदिर के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र का विकास करने का कार्य किया है। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और जिस तरीके से हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हाल ही में एक प्रोग्राम में कहा था कि भगवान श्री राम लला जी का भव्य दिव्य मंदिर जनवरी 2024 में भगवान राम लला के भक्तों के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए वो खोल दिया जाएगा। जिस दिन से ये अनाउंसमेंट किया उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में, उस दिन से देश के कुछ विपक्षी दल लगातार उसका, अब डायरेक्टली ना वो सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर सकते हैं, ना भगवान श्री राम लला का विरोध कर सकते हैं। क्योंकि जब आप श्री राम लला जी का, श्री राम जन्मभूमि का विरोध करते हो तो इसका मतलब आप मानिए उच्चतम न्यायालय के अपमान कर रहे हैं। ये स्थिति है। आज भगवान राम लला के पूरी दुनिया में अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। उन करोड़ों करोड़ अनन्य भक्तों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है वो दोनों बधाई के पात्र हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मोदी जी और योगी जी के बारे में आपने जिक्र किया। आज तक वचन दिया जाता था कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर होगा, लेकिन मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसके पहले मोदी जी और योगी जी के बारे में अयोध्यावासी क्या सोचते थे, और अब जब असल में वहां पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तभी वो अयोध्यावासी मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? जिस प्रकार से प्रभु श्री राम लला जी के ऊपर हम सबको, अयोध्यावासियों को और करोड़ों भगवान राम लला के मानने वाले भक्तों को विश्वास अपने आराध्य पे है, उसी प्रकार से पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी पे और हम सबके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर उतना ही भरोसा था कि आने वाले समय में यदि श्री राम लला जी का मंदिर बनाने में किसी के अंदर जिगरा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास। आप इसके पहले समाजवादी पार्टी में होते थे, तो समाजवादी पार्टी और अभी भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हैं, क्या फर्क आपको दिखाई देता है समाजवादी पार्टी में और भाजपा में? मैडम, समाजवादी पार्टी एक्चुअली में उनका नाम ही गलत रख दिया। उनको रखना चाहिए परिवारवादी पार्टी। समाज बोल के उनके यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो एक अपने कुछ सहयोगियों को, परिवार के लोगों को मजबूत करने का काम लगातार करते हैं और एक समुदाय के कुछ लोगों को, ऐसा नहीं पूरे समुदाय के लिए वो निर्भर है, कुछ लोगों का वो भला करने के चक्कर में अपना सब कुछ चौपट करने पे लगे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है।
समाज को बांटने का राजनीति करती है, टेंडर ठेका पोस्टिंग नौकरी फाटा का काम करती है, किंतु भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का बात करती है। कहां से देश के युवाओं को वो आत्मनिर्भर बनाएं, देश को कहां से वो मजबूत करें, उस दिशा में काम होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी में होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में और साथ रहने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। आप दलित समाज से आते हैं और हमने बहुत सालों से देखा है, अभी कल ही अम्बेडकर जी की जयंती भी है, तो दलितों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। भारत का बहुत सारे स्टेट्स अगर हम देखें तो उधर आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। दलितों का ये जो उत्पीड़न हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? आप दलित समाज से आते हैं, आप क्या करते हो दलितों का उत्पीड़न रोकने के लिए? दलित समाज पे मैं कहना चाहूंगा मैडम, दलित पिछड़े वंचित समाज को मजबूत करने के लिए ये महाराष्ट्र धरती से ही पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कार्य किया, योजनाएं बनाई, अलग अलग तरीके से पॉलिसियां बनाई। किंतु पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को अपना वोट बैंक समझने का कार्य किया। जब जब चुनाव आता था तो कोई ना कोई नेता दलित बस्तियों में चला जाता था, बस हाथ जोड़ के फोटो खिंचा के फिर तुरंत उसको डिटॉल या जो भी हैंड सैनिटाइजर से अपना हाथ सैनिटाइज करते थे। ये स्थिति तो दलित समाज का व्यक्ति यदि किसी ऐसे मोहल्ले में चला जाता था जिसे पहले लोग बोलते थे उच्च मोहल्ला है, सवर्णों का मोहल्ला है, उस मोहल्ले में यदि कोई दलित समाज का व्यक्ति जाता था, यदि गलती से किसी के घर के सामने चेयर पे, कुर्सी और जो खटिया होती थी, गांव में खटिया होती है, बेड बोलते हैं लोग, उस पे चारपाइयों पर अगर बैठ जाता था तो उसको डांट के उठाया जाता था। डांट के उठाने के बाद उस चारपाई को या तो तोड़ के फेंक दिया जाता था, या जला दिया जाता था, या उसे सैनिटाइज किया जाता था। ये स्थिति थी पहले। किंतु 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, तब से मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो लोग आज अपने आप को, कुछ पार्टी के नेता हाल ही में यूपी में और दिल्ली में चिल्ला रहे थे कि मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं, यदि दलित समाज के किसी युवा को, किसी व्यक्ति को, किसी महिला को समाज के अंदर हक के साथ बोलने का अधिकार दिया कि मैं इस जाति का हूं। पहले लोग बोलते थे कि वो कोई चमार है, कोई वाल्मीकि है, कोई पासी है, इस तरीके से कोई मौर्य है, कोई अहीर है, तो ये लोग पहले डरते थे। पहले स्थिति जो थी ना, लोग अपना आईडी में सिर्फ अपना नाम लिखते थे। जैसे मैं पूरा नाम अपना कभी नहीं लिखा। स्कूल में पढ़ने गया, वहाँ बच्चों ने पूछा, भाई आप किस जाति के हो? मैं किस जाति का हूँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे जाति पता ही नहीं है। मैंने जाति तो बताना पड़ेगा, हमको छोड़िए। तो डर लगता था, हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे कि हम इस जाति के हैं। किंतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो डर गया समाज के अंदर से। लोग आज हक के साथ ये कह पाते हैं, हाँ मैं शूद्र हूँ। ये अखिलेश यादव जी हाल ही में बोले थे, मैं शूद्र हूँ, शूद्र हूँ। वो बोल के उन्होंने अपमान किया, दलित समाज का अपमान किया है। शूद्र क्या है? किसी के मस्तक पे यदि उसकी जाति लिखा हो तो हमें बता दीजिए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या और कोई है। हमारे, अगर मैं अपनी जाति ना बताऊं तो आप नहीं बता सकते मैं किस जाति का हूं। तो इस जाति पात के चक्कर में हम नहीं पड़ते मैडम। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है। कोई जाति पाति का चक्कर नहीं। हमारे लिए हर भारतीय एक है, एक ही जाति है, वो भारतीय है। यही हमारा इस पे। चलिए, अभी भक्ति की बात हो गई, दलितों की बात हो गई, अभी रोजगार की बात करते हैं। आप एक उद्योगपति भी है, तो रोजगार के बारे में आप क्या सोचते हैं? खासतौर पे अभी हम महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र के युवकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या आपका प्लानिंग है रोजगार के लिए? एम्प्लॉयमेंट को लेके, रोजगार की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज 13 अप्रैल है, अभी कार्यक्रम शुरू हो गया रोजगार मेला। जो भारत सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, बेरोजगार लोगों को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उस दिशा में वो जो लगातार काम कर रहे हैं। आज रोजगार मेला है, उसमें लगभग 1 लाख जरूरतमंदों को, नौजवानों को आज रोजगार दिया जा रहा है। उनको ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे हैं।
तो ये हमारे लिए खुशी का बात है। कोरोना काल के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि सारे सेक्टर बंद हो गए, ओनली सिर्फ हम हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं और फूड सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जहां देश भर में दुनिया भर में लोग खाने पीने के संसाधनों की अव्यवस्था हो गई थी, ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कार्य किया उससे हम सब प्रभावित हुए। उन्होंने निवेदन किया देश के लोगों से कि आप आत्मनिर्भर बनिए, युवाओं को, बेरोजगारों को, जरूरतमंदों को। तो उस माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करते हुए मैंने ये हमारे कंपनी का निर्माण किया और आज इसमें लगभग 10,000 लोग काम करते हैं। मैं महाराष्ट्र के युवाओं के लिए खास करके कहना चाहूँगा, हमारा ग्रुप, मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध करूंगा, वो हमें राज्य में यदि लैंड उपलब्ध कराते हैं तो हम एक यहाँ पर फूड पार्क बनाएंगे, जिससे कम से कम महाराष्ट्र के 10,000 नौजवानों को हम रोजगार देने का कार्य अगले 2 वर्षों में करेंगे। मैडम, 1 साल में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या आपका कुछ प्लानिंग है? लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे? मैं, पार्टी चुनाव लड़ रहा है इसका मतलब समझिए मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा स्वयं का व्यक्तिगत बोलूंगा तो चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। यदि वो कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए तो जरूर लड़ूंगा, किंतु मैं समझता हूं कि जहां जहां पार्टी चुनाव लड़ती है तो समझिए वहां वहां पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, वहां वहां पार्टी के नेता चुनाव लड़ते हैं, वहां वहां हमारे जो अलग अलग राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं। साथ ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप चौधरी जी. धन्यवाद. जय श्रीराम. जय श्री. 2 मिनिट आप रुकिये. मी पुन्हा एकदा इंडिया टुडे ग्रुपचे तक चॅनलचे CEO विवेक गौर यांना मंचावर यायला आमंत्रित करते अनूप चौधरी यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी.